Yes, dear student, you are most welcome in our video classes. As you know, we are discussing the disorder of the renal system or disorder of the urinary system. In last class, we are discussing about the acute renal failure. Today, we are discussing on the chronic renal failure और एंड स्टेज रीनल डिजीज. ठीक है, तो क्रोनिक रीनल फेलियर जो है ऑल्सो नोन एज द एंड स्टेज रीनल डिजीज. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है. CRF या ERDS is a progressive irreversible deterioration in the renal function in which the body ability to maintain metabolic and fluid and electrolyte balance fail resulting in uremia and azothemia. तो जैसा हमको पता है कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल, है ना. एक्यूट रीनल फेलियर में क्या था कि अगर फेलियर हो रहा है तो कंडीशन वापस नॉर्मल की तरफ आ सकती है, बट यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा यानी धीरे धीरे बढ़ेगा. ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, इरिवर्सिबल यानी कि जो फंक्शन लॉस हो रहा है किडनी का वो वापस से नहीं आएगा, उसको जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी की एबिलिटी है टू मेंटेन मेटाबॉलिक एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. अब यहाँ पर क्या होगा, मेटाबॉलिक जो है वो कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन बनेगी. ठीक है, क्यों बनेगी, क्योंकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, है ना. सोडियम का रिटेंशन होगा, वाटर का रिटेंशन होगा. उसके अलावा यूरिया जो है वो नहीं निकल पाएगा, यूरिन नहीं के साथ जो है वो बॉडी से नहीं निकलेगा. यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा, यूरेमिया की कंडीशन बनेगी. नाइट्रोजियस प्रोडक्ट्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट वो भी उनका कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होगा, एजोथेमिया की कंडीशन बनेगी. ठीक है, तो ये जो है इस तरह से क्रोनिक रीनल डिजीज़ में मेन कंडीशन जो देखने को मिलती है वो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन. ठीक है, तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा कि जो जैसे बात करें पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होगा, फिर दूसरे कॉन्सिक्वेंस होंगे, यानी इन सब का जो है किडनी एक वाइटल ऑर्गन है. ठीक है, जब इसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इसमें फेलियर की कंडीशन बनेगी, वो भी क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन बनेगी, तो उसके साथ जितने भी दूसरे वाइटल ऑर्गन हैं. ठीक है, जैसे हम बात करें कि हार्ट की, तो हमको कार्डियक इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा जो जीआई सिस्टम है या मेटाबॉलिक कंडीशन है वो जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगी. ठीक है, तो ये सब जो है ऑल ओवर जो है सारा का सारा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा. दूसरी जो है कंसिक्वेंस कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी और कोज की एंड रिस्क फैक्टर की. क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर है, क्या रिस्क फैक्टर है. ठीक है, तो ज़्यादा हम बात करें तो जो ज़्यादातर क्रोनिक रीनल फेलियर है वो ज़्यादा एज में होती है, यानी कि एज की हम बात करें 40 ईयर के बाद ज़्यादा लोगों में होती है. ठीक है, बात करें अगर मेल फीमेल रेशो की तो कंपैरेटिवली जो है ये फीमेल में जो है या मेल में दोनों में हो सकती हैं, बट स्लाइटली जो है मेल में इसका रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली फीमेल. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर कोजेस की, तो क्या क्या ऐसी कंडीशन है. हाइपरटेंशन, अगर बहुत टाइम से हाइपरटेंशन है, प्रोलॉन्ग्ड एंड द सीवियर हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से. डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है नेफ्रोपैथी, उसकी वजह से हो सकता है. ग्लोमेरुलोपैथी जो है लूपस एरिथ्रोमेटस एक कंडीशन होती है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी जो है रिएक्शन होती है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से जो है वो डैमेज हो सकता है ग्लोमेरुलस, उसके अंदर जो है डैमेज की कंडीशन देखने को मिलती है. इंटस्टिशनल नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन हो अगर नेफ्रॉन का किसी भी वजह से. ठीक है, हेरिडिटरी रीनल डिजीज़, अगर किसी को हेरिडिटरी यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एबनॉर्मल जीन की वजह से अगर किडनी डिजीज़ हो रही है तो वो कंडीशन पॉलीसिस्टिक जो है सिस्ट बनने की कंडीशन होती है, वो सारे सिस्ट बन जाते हैं किडनी के अंदर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी यानी जो हम डिस्कस कर चुके हैं यूरोलिथियासिस, वो है, उसको अनट्रीटेड रखा जाता है काफ़ी टाइम तक, उसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता, तो उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर जो सेकेंडरी डेवलपमेंट हो सकता है उसकी वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है. डेवलपमेंटल की बात करें तो एक्यूट रीनल फेलियर वो डेवलप्ड हो जाएगा क्रोनिक रीनल फेलियर में अगर उसको जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा. ये जो दूसरी डिजीज़ है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये सब अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाता, अनट्रीट रखा जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो डेवलप्ड हो सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर में या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में.
ठीक है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर यानी कई बार जो किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कहीं जो है किडनी में माल फॉर्मेशन होते हैं जन्म के साथ ही, तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर की वजह से भी जो है क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन बन सकती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ जो है मेन क्या हो रहा है, यहाँ पर रीनल फंक्शन का डिक्लाइन हो रहा है, बट उसके साथ जो है क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे रीनल फेलियर की वजह से, दूसरी काफ़ी सारी कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाइपरटेंशन की वजह से बात करें तो डिक्रीज रीनल रिजर्व, या किसी और कंडीशन की वजह से भी क्या होगा, रीनल रिजर्व जो है वो डिक्रीज होगा, उसकी वजह से रीनल इनसफिशिएंसी होगी, यानी ब्लड जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में जो है वो आकर के सप्लाई नहीं कर पाएगा, कहाँ पर, जो रीनल टिश्यू है उनको, किडनी को जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, उसकी वजह से डिक्लाइन रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, और उसकी वजह से रीनल फेलियर की कंडीशन बनेगी। अब रीनल फेलियर की कंडीशन बनेगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर, ठीक है, जब इनका रिटेंशन होता है सोडियम और वाटर का, तो उसकी वजह से एडिमा हो सकता है, साथ ही साथ हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द पेरिटोनियल कैविटी यानी एसाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जीएफआर डिक्रीज होगी, तो ये जब डिक्रीज होती है तो ये किसका स्टिमुलेट करती है, रेनिन को, और स्टिमुलेट करके क्या करती है, ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ा देती है। जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ ब्लड प्रेशर अपने आप में जो है वो क्या करता है कि रीनल फेलियर की कंडीशन को बनाता है। ठीक है, और जब रीनल फेलियर की कंडीशन बनती है, जीएफआर कम होता है, तो वापस से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किडनी इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जो है वो मेटाबॉलिक उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकलना चाहिए पर नहीं निकल पाता, तो उसकी वजह से एमोनिया जो है बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन बनती है। अब क्या क्या कंडीशन है, पीएच क्या होती है, बाइकार्बोनेट जो है वो किस तरह का होता है, ऑक्सीजन में क्या कमी आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कमी आती है, क्या इंक्रीज होता है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, ये हम आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के टाइम में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप एक बार अगर आपको नहीं अभी याद आ रहा है तो रिवाइज करके देख लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिक्रीज जीएफआर, जब जीएफआर कम हो जाता है तो उसकी वजह से साथ ही साथ जो सीरम फॉस्फेट है वो इंक्रीज होने लगता है। यहाँ सीरम फॉस्फेट और कैल्शियम ये एक दूसरे के साथ क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इनका, यानी ये इनरिवर्सिबल है एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक इंक्रीज होगा तो दूसरा जो है डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉस्फेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉस्फेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या कम हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इरेथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन बाय द किडनी डिजीज काउजिंग प्रोफाउंड एनीमिया। अब हमने स्टार्टिंग की क्लास में जब किडनी के फंक्शन डिस्कस किए थे, वहाँ पर डिस्कस किया था कि किडनी का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इरेथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन है। क्या है, इरेथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन है। इरेथ्रोपोइटिन जो है वो किस में काम करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आरबीसी का मतलब इरेथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन अल्टर्ड होगा, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आरबीसी का नंबर ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें यूरेमिया अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यूरेमिया यानी कि यूरिया जब ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, यूरेमिया की कंडीशन बनेगी, और उसकी वजह से जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, और उसकी वजह से मेंटल फंक्शन होगा, पर्सनैलिटी चेंज, सीजर और कोमा ये देखने को मिल सकता है। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा न्यूरोपैथी की वजह से, यानी यूरिया जो है या यूरेमिया की कंडीशन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है वो कहाँ पर, न्यूरॉन्स पे इम्पैक्ट करती है, न्यूरोपैथी की कंडीशन बनती है, और उसकी वजह से जो है सारे फंक्शन जो है ब्रेन के वो अल्टर्ड होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की या साइन एंड सिम्टम की, तो ऑल ओवर जितने भी सिस्टम हैं उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जीआई सिस्टम की बात करें, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, हिकअप्स, अल्सरेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड हैमरेज, ये जीआई सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। कार्डियोवास्कुलर की बात करें, हाइपर कैलेमिक ईसीजी चेंज है। अब यहाँ पर जो है पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा,
कि ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल जो है, मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन था ईसीजी का, तो उसमें समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो है वो देखने को मिलता है ना, यहाँ पर पोटेशियम के इंक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा, हाइपरटेंशन, पेरिकार्डाइटिस यानी इन्फ्लामेशन होता है पेरिकार्डियम के अंदर, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन यानी पेरिकार्डियम के अंदर जो है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लगता है फ्लूइड का। ठीक है, रेस्पिरेटरी की हम बात करें तो पल्मोनरी एडिमा, प्रूलर इफ्यूज़न, प्रूलर रब, ये सब कंडीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये यूनिट पूरी हो चुकी है आपकी। न्यूरोमस्कुलर फैटिक, न्यूरोमस्कुलर की हम बात करें तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर फैटिक देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर जो है वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से फैटिक, स्लीप डिसऑर्डर, हेडेक, लिथार्जी, मस्कुलर इरेटिबिलिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये सारे मस्कुलर इरेटिबिलिटी, ये सब जो है, या लिथार्जी, फैटिक, ये सब देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीज़र की रिस्क हो सकती है, अगर ब्रेन के अंदर केमिकल या जो हम करें इलेक्ट्रिकल चार्जेस चेंज होते हैं, सडनली उनके अंदर चेंज होता है, तो उसकी वजह से सीज़र की कंडीशन बनती है, यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर और सडन अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। ठीक है, तो सीज़र अटैक जो है वो आ सकता है, कोमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ेगा, उसके साथ ही जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन बनेगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से लिबिडो, इम्पोर्टेंस और एमनोरिया, ये जो नॉर्मल हमारे जेनाइटल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम में वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस डिस्टर्बेंस की, तो यहाँ पर जो है यूजुअली सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होता है, उसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन बनेगी, हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपरमैग्नीशिया होगा, बट हाइपोकैल्शीमिया होगा। ठीक है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो है क्या होता है, फॉस्फेट का लेवल बढ़ने की वजह से और किडनी की जो एबिलिटी है विटामिन D3 को, किडनी जो है वो अगर नॉर्मल फंक्शन करता है तो किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव कैल्सिट्रियोल में। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो किडनी का फंक्शन है वो डिक्लाइन कर रहा है, यानी विटामिन D3 जो है वो कैल्सिट्रोल में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है ना। तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, हाइपोकैल्शीमिया होगा। स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटी की बात करें तो रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रोफी रिजल्टिंग इन द ऑस्टियोमलेशिया, हमने भी डिस्कस किया, कैल्शियम की कमी होगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हेमेटोलॉजी या ब्लड के अंदर, तो एनीमिया, डिफेक्ट इन द क्वालिटी ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट जो है उसका मेन फंक्शन होता है क्लोटिंग का, कहीं पर भी इंजरी होती है तो जब क्लोटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी की रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के इम्पेक्ट दूसरे पे हो रहा है, दूसरे का इम्पेक्ट तीसरे पे हो रहा है, इस तरह से ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें साइको सोशल फंक्शन की, तो एक इंडिविजुअल जिनको इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका जो है बिहेवियर नॉर्मल रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसका जो है टोटल बिहेवियर, पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, उसका पूरे का पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, वो सारा का सारा उसका अल्टर्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की, तो यहाँ पर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में कंप्लीट उसकी हिस्ट्री आएगी, फैमिली हिस्ट्री आ सकती है, उसके हैबिट्स क्या हैं, उसको किडनी से रिलेटेड या यूरिनरी से सिस्टम से प्रॉब्लम क्या हुई है, या उसको डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन था तो कितने टाइम से था। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको एडिमा अगर है, क्या क्या जो है उसको चेंजेस हो रहे हैं जीआई सिस्टम से रिलेटेड, या जितने हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े उनमें से क्या क्या उसको उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, वो सब फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी जब करवाया जाता है तो जितने भी जो है हीमोग्लोबिन की पता चलता है, उससे एनीमिया को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आरबीसी का लेवल जो है वो पता चलता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर किसी भी तरह का जो है, अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्टियस कंडीशन बन रही है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन बन रही है तो। ठीक है, साथ ही साथ जो है अगर जो है
प्लेटलेट का काउंट वो पता चलेगा कि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो वहाँ पर ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है। तो ये सब जो है सीबीसी से हमको आइडेंटिफाई हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इंक्रीज फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो है तीन चीज़ों में, यहाँ पर क्रिएटिनिन में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में और फॉस्फेट में तो इंक्रीमेंट होगा, और सीरम कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड प्रोटीन यहाँ पर डिक्रीज होगा। और इस सबका पता हमको किससे चलेगा, जब सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एबीजी एनालिसिस यानी आर्टीरियल ब्लड केस एनालिसिस। तो यहाँ पर जो है पीएच हमको पता चलती है। अब एसिडोसिस की कंडीशन है तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 7.4 से कम हो जाएगी। लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो बाइकार्बोनेट। अब लो बाइकार्बोनेट क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, लो बाइकार्बोनेट किसको इंडिकेट करता है, एसिड को। ठीक है। तो ये जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होती है, जब एसिड का लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर, एसिडोसिस की कंडीशन होती है, एसिड ज़्यादा होता है तो बाइकार्बोनेट कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, तो यूरिन में क्रिएटिनिन, प्रोटीन, ठीक है, क्रिएटिन क्लियरेंस, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन की, तो जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, सीटी स्कैन करवाया जा सकता है। ठीक है। तो उससे कंप्लीट जो है वो पता चलता है कि कितना ज़्यादा जो है डैमेज हुआ है किडनी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जो मेन इसका जो गोल है, वो गोल क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ रीनल फंक्शन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पर जो जितना डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जितना बचा है उसको प्रिजर्व करना यहाँ पर मेन गोल होता है। ठीक है। डिटेक्शन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सिबल कोज ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है। तो यहाँ पर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करना है जो रिवर्सिबल कोज है, यानी ऐसे सारे कोज जिनको हम बदल सकते हैं। यहाँ पर रीनल फेलियर में जो हो चुका है फेलियर वो तो इरिवर्सिबल है, और जो कोज है जैसे डायबिटीज़ की कंडीशन है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको हमको करना है कंट्रोल। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। डाइटरी रेगुलेशन, लो प्रोटीन डाइट सप्लीमेंटेशन विद द असेंशियल एमिनो एसिड। तो अब यहाँ डाइटरी रेगुलेशन का जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एसिडोसिस को कंट्रोल करना है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ असेंशियल एमिनो एसिड देना है, और यूरेमिक टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है। और प्रिवेंट वेस्टिंग एंड द माल न्यूट्रिशन, और साथ ही साथ जो है माल न्यूट्रिशन की कंडीशन ना हो, है ना, ऐसा ना हो कि खाना ही छोड़ दे कोई भी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको काफ़ी सारे फॉस्फोरस को कम देना है क्योंकि उसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। तो ऐसे सारे जो है इनका ध्यान रखना है, ऐसे सारे सप्लीमेंट जिसकी वजह से जो है वो यूरिया की कंडीशन ज़्यादा हो, है ना, तो वो सब हमको कम करने हैं। जो इस तरह की डाइट देनी है, साथ ही साथ उसको माल न्यूट्रिशन से भी यहाँ पर बचाना है। तो यहाँ पर जो डाइट दी जाएगी वो हाई जो है उसको फाइबर्स डाइट दी जाएगी, लो प्रोटीन डाइट दी जाएगी। ठीक है। लो फैट डाइट दी जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएट कंडीशन टू इम्प्रूव द रीनल डायनेमिक्स। अब जो भी एसोसिएट कंडीशन है, जैसे यूरोपैथी हो रही है तो वहाँ पर क्या कंडीशन है, किस वजह से हो रही है, अगर स्टोन है तो स्टोन को ट्रीट किया जाए। ठीक है। जो भी यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल रही है उसको जो है वापस से हमको नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर जो है पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको हमको कंट्रोल करना है। कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसके लिए जो है कैल्शियम सप्लीमेंट देके उसके लेवल को नॉर्मल करना है। ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी जो है एबनॉर्मल कंडीशन है उनको वापस से नॉर्मल करने के लिए ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर इरेथ्रोपोइटीन जो है उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, है ना। ये इपोइटिन अल्फ़ा या डार्बेपोइटिन जो है ये एजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेशन एजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एनीमिया की रिस्क को प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह से एसिडोसिस को जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनेट स्टोर्ड बाय द इन्फ्यूज़न और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हेल्प करता है एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए, यानी नॉर्मल पीएच मेंटेन करने के लिए। हाइपर कैलेमिया है तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डाइटरी पोटेशियम, डाइट में पोटेशियम बिल्कुल नहीं देना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। फॉस्फेट रिटेंशन अगर रह रहा है तो उसकी वजह से डिक्रीज इन द डाइटरी फॉस्फोरस, जैसे चिकन, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, मिल्क हैं, बहुत ज़्यादा उसको नहीं लेना है। कार्बोनेटेड बेवरेज जितने भी आते हैं पैक्ड बेवरेज वो नहीं लेने हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन
of phosphate binding agent because they bind phosphorus in the intestinal tract। तो इस तरह के सारे एजेंट जो कि फॉस्फेट को बाइंड कर सकते हैं वो उनको ज़्यादा देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अब डायलाइसिस। यहाँ इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक जो है, क्योंकि यहाँ पर क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया, एंड स्टेज आ चुकी है, तो उस कंडीशन में रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इसके लिए परमानेंट ऑप्शन होता है। ठीक है, परमानेंट मैनेजमेंट की कंडीशन होती है, बट जो है हर किसी को रीनल डोनर नहीं मिलता है, किडनी डोनर नहीं मिलता। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब तक पेशेंट को क्या किया जाएगा, उस पेशेंट को कंटिन्यूस डायलाइसिस पे रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायलाइसिस जो है वो की जाती है, कब तक की जाएगी रेगुलरली, जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सके पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यही जो है क्या होती है डायलाइसिस, ये हम इसके लिए नेक्स्ट एक वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि डायलाइसिस क्या है। मेन जो है 2 टाइप की डायलाइसिस होती है, हीमोडायलाइसिस और पेरिटोनियल डायलाइसिस। ठीक है, तो ये दोनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग असिस्मेंट, ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिजीज़ एंड अंडरलाइनिंग हेल्थ स्टेटस। सबसे पहले हमको जो है हिस्ट्री को कलेक्ट करना है, सब फिर असिस्मेंट करना है डिग्री ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर बॉडी सिस्टम, क्या क्या साइन एंड सिम्टम है रीनल फेलियर की वजह से दूसरे सिस्टम जो है उन पर क्या जो है इम्पेक्ट आया है, वो सब हमको यहाँ पर जो है हमारे असिसमेंट में चेक करना है। नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग वाइटल साइंस, कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी, जीआई, न्यूरोलॉजिकल, डर्मेटोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल, यानी ओवरऑल सिस्टम का जो है हमको फिजिकल एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करना है कि उनका कितना फंक्शन नॉर्मल है, कितना उनके अंदर जो है नॉर्मल से डेविएशन हुआ है, एबनॉर्मलिटी आई है, वो सब यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हम बात करें assess psychosocial response to disease process including अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट नेटवर्क। अब यहाँ पर जो है ऐसा पेशेंट जिसको कि किडनी फेलियर हो गई है, सारे इतने सारे डिस्टर्बेंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो उसको जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी है रिसोर्सेज अवेलेबल है, कई बार जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उन सब के लिए जो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबको भी हमको जो है उस नीड को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज प्रोसेस इम्बैलेंस, है ना। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस। ठीक है, तो पहली जो यहाँ पर डायग्नोसिस है उसकी वजह से क्या होगा कि एक्सेस वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पर, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको मैनेज करने के लिए हम कुछ पॉसिबल इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब इंटरवेंशन जो है मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी ये आपका जो है असाइनमेंट होता है। ठीक है, कि आपको जो है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल और नर्सिंग इंटरवेंशन लिखने होते हैं। ठीक है, तो मेनली जब यहाँ पर जब बात आती है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की, तो सबसे पहले जो होता है कि इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाए, और यहाँ पर पेशेंट को जो है क्या होगा कि इनटेक जो है वो कम कर दिया जाएगा, बिल्कुल लिमिटेड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उसका यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि डेली बॉडी मेजरमेंट जो है वो किया जाए, ताकि पता लगे कि कितना ज़्यादा जो है वो रिटेंशन हो रहा है वाटर का एंड सोडियम का, और एडिमा बढ़ रहा है। ठीक है, तो एडिमा जो है अगर बढ़ रहा है तो वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करता है कि बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो है जितने भी सीरम से रिलेटेड जितने भी सॉल्ट हैं उनका एक रेगुलर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उनकी वैल्यू, जैसे क्रिएटिनिन की वैल्यू जो है वो कम बढ़ती है कंटिन्यूसली। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, तो उसको जो है रेगुलरली लैब इन्वेस्टिगेशन से आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, उसके अलावा जो सोडियम बाइकार्बोनेट आयन है, ग्लूकोज है, ठीक है, तो उन सबको अगर ज़रूरत है तो एडमिनिस्टर उनको किया जाए। ठीक है, इंसुलिन की कई बार जो है अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि जो है एक लेवल जो है पोटेशियम का वो मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पर तो और एबीजी एनालिसिस करना होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल क्या पीएच की कंडीशन है, एसिडोसिस की कंडीशन है, वो आइडेंटिफाई हो सके, और उसको प्रिवेंट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एडमिनिस्टर किए जा सके।
ठीक है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर किए जाते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड रिस्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो कम होने लगता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। उसके अलावा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो गोल होगा वो हमारा गोल होगा टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट, एडिक्वेट बैलेंस डाइट। ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह की डाइट दी जाएगी पेशेंट को। ठीक है। तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उसको डाइट दी जाती है। ठीक है। सबसे पहले जो है उसको लो प्रोटीन डाइट देना ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके अलावा जो है प्रोटीन का इंटेक जो है अगर वो भी डिपेंड करता है कि किडनी फंक्शन कितना ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है। तो किडनी लो प्रोटीन डाइट या उसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है किडनी फंक्शन पे, वो दिया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जा सकती है। ठीक है। ताकि उसको एडिक्वेट जो है कैलोरीज मिले, एडिक्वेट एनर्जी मिले। और रेगुलरली जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा डाइट के अंदर, जो फॉस्फोरस है वो नहीं देना है। ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम जो है वो नहीं देना है। तो इस तरह के जो है रिस्ट्रिक्शन डाइट में यहाँ पर रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ऐसे सारे कंडीशन जिसकी वजह से जो है सॉल्ट जो है वो ज़्यादा नहीं देना है, ऑलरेडी जो है सॉल्ट का भी रिटेंशन हो रहा है तो वो अवॉइड करना है। ठीक है। तो ये सारे डाइटरी चेंजेस जो है यहाँ पर करने हैं। नेक्स्ट हम बात करें इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू यूरेमिक फ्रोस्ट एंड द चेंज इन द ऑयल एंड द स्वेट ग्लैंड। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ये सारी कंडीशन स्किन इंटीग्रिटी की, वो इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी हो जाती है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर यूरेमिक है, यूरेमिया की वजह से, और साथ ही साथ जो ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड है एडिमा हो रहा है उसकी वजह से जो है इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका नर्सिंग गोल होगा टू मेंटेन द प्रॉपर स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है। तो स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए क्या किया जाएगा कि सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन किया जाए। ठीक है। इंडिविजुअल को जो डेली जो है उसको बात करने के लिए समझाया जाए। ठीक है। अगर उसको ड्राइनेस को प्रिवेंट करना है, बॉडी में जो है ड्राइनेस नहीं होने देनी है, तो उसके लिए एप्लीकेबल जितना जो भी मॉइस्चर है उसको अप्लाई करना है। ठीक है। उसके अलावा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो भी उसके वाटर में इंक्लूड किया जा सकता है फॉर द बाथ। ठीक है। उसके अलावा जो है कोई प्रिस्क्राइब्ड ऑइंटमेंट या क्रीम जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है अगर ईचिंग वगैरह है तो उसको रिलीव करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा इंडिविजुअल को एडवाइस किया जाता है कि जो उसके नेल वगैरह है वो ज़्यादा बड़े हुए ना हो, क्योंकि अगर वो बड़े हुए रहेंगे तो उसकी वजह से वो जो है अपने आप को इंजर्ड कर सकता है। ईचिंग होने की, ईचिंग होगी तो ईचिंग के साथ ही वो क्या करेगा कि जो स्किन है उसको डैमेज करेगा, रेशेज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर इंटरवेंशन किए जा सकते हैं स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड इंजेक्शन ऑफ द फॉस्फेट बाइंडिंग एजेंट। तो यहाँ कॉन्स्टिपेशन की रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हो रहा है और साथ ही साथ फॉस्फेट बाइंडिंग एजेंट है। तो यहाँ पर क्या करना है, गोल जो होगा हमारा प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। अब इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर हाई फाइबर डाइट अगर दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है कि एक प्रॉपर जो है बाउल मूवमेंट उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो है हाई फाइबर डाइट दी जा सकती है। उसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर या लग्जेटिव जो है उनको यूज़ किया जा सकता है, ओरल सस्पेंशन इस तरह के यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है। तो उनको जो है वो दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो है इजीली जो है वो बाउल मूवमेंट हो जाए और डेफिकेशन प्रॉपरली हो जाए और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, तो यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी वाइल एम्बुलेटिंग रिलेटेड टू पोटेंशियल फ्रैक्चर एंड मसल्स क्रैम्प ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को जहाँ पर जो है फ्रैक्चर की रिस्क है, इंजरी की रिस्क है, तो उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन करना है, सेफ्टी को जो है वो इंश्योर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करें हम नर्सिंग गोल की, तो वो क्या होगा, टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर इंजरी एंड टू इम्प्रूव द कैल्शियम लेवल। ठीक है।
तो यहाँ इसके लिए क्या किया जाएगा, इंटरवेंशन जो पॉसिबल इंटरवेंशन होंगे, है ना। सबसे पहले जो है एक सेफ्ट एनवायरनमेंट जो है पेशेंट को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। रेगुलरली जो है उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराई जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है मसल्स मसाज, उसको मसाज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है इंडिविजुअल को टाइम टू टाइम उसका एक्सरे करवाया जाए ताकि पता लगे कि बोन के अंदर कितनी ज़्यादा जो है जॉइंट्स के अंदर कितनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी आ रही है। कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करने के लिए जो है क्या किया जाए कि फॉस्फेट के लेवल को कम कर दिया जाए, ठीक है। फॉस्फेट का लेवल कम करने के साथ ही साथ जो है कैल्शियम सप्लीमेंट उसकी डाइट में देने चाहिए ताकि कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने लगे। तो ये सारे के सारे इंटरवेंशन यहाँ पर किए जा सकते हैं। और जब भी जो है पेशेंट को मोबिलाइज कराया जाए तो एक उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, सराउंडिंग में देखा जाए, पेशेंट को जो है अकेले कभी भी मोबिलाइज होने के लिए या जो है एक्टिविटी के लिए ना कहा जाए कि पेशेंट अकेला कहीं पर नहीं जाए, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर जो है विटामिन डी जो है उसका अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल होता है, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो विटामिन डी भी जो है वो साथ में दिया जाना चाहिए डाइट में, ठीक है। वो भी अपना एक है जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन किया जा सकता है, साथ ही साथ जो रिस्क फॉर इंजरी है उसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ineffective therapeutic regimen management related to restriction imposed by CRF and its treatment। अब यहाँ पर थेराप्यूटिक रेजिमेंट जो है वो उसको इनक्रेज करने के लिए क्या किया जाएगा कि पेशेंट को जो है, क्योंकि इतनी सारी उसको कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, इतने सारे उसको ट्रीटमेंट, सारे रिस्ट्रिक्शन रखना है, क्या रिस्ट्रिक्शन रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उसको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देने की ज़रूरत होती है, उसके सारे के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर करने की ज़रूरत होती है। पेशेंट को जो है एक इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझानी होती है, उसको कितनी समझ में आ रही है और कितनी नहीं आ पा रही है, कितना उसके डाउट हैं, उसके डाउट को क्लियर करने के लिए फ्रीली उसको जो है वो इनक्रेज करना चाहिए कि वो अपने डाउट पूछ सके अगर उसको किसी भी तरह की डाउट है, ठीक है। तो या उसको जो है अगर किसी भी तरह का जो डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके डिप्रेशन को मेंटेन जो है डिप्रेशन से उसको रिजॉल्व किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, एनकरेज किया जाए। साथ ही साथ जो है उसको हम रिलैक्सेशन थेरेपी बता सकते हैं और दूसरी काफ़ी सारी जो है मेडिटेशन, योगा, है ना, ये सब जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल करती है ताकि एक इंडिविजुअल का जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो कॉग्निटिव प्रोसेस नॉर्मल रह सके, जो रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट कर सके और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर सके ताकि जो डिज़ीज़ है उस डिज़ीज़ से रिकवर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो है उसको कि सबसे पहले जो डायलिसिस को अपने जो है रूटीन डायलिसिस के लिए आना पड़ेगा, ये उसको समझना पड़ेगा। क्रोनिक किडनी फेलियर कंडीशन में अगर पॉसिबल है तो उसको रेनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है उसको ढूंढना है, किसी को डोनर को अगर मिल जाता है और वो कर सकता है रेनल ट्रांसप्लांटेशन तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस की, तो क्या क्या एजुकेशन यहाँ पर दी जा सकती है। फर्स्ट, टू प्रमोट एडहेरेंस टू द थेराप्यूटिक प्रोग्राम टीच द फॉलोइंग। क्या क्या हमको टीच करना है। वेट सेल्फ एवरी मॉर्निंग टू अवॉइड द फ्लूइड ओवरलोड। पेशेंट को खुद ये आदत अपनी बना लेनी चाहिए अगर उसको रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर है तो कि अपना वो सबसे पहले डेली जो है बॉडी मेजरमेंट करे, डेली वाइटल साइंस जो वो देख सकता है, ठीक है। तो वो उसको देखने की कोशिश करें क्योंकि पेशेंट जो है वो हमेशा हॉस्पिटल में नहीं रहने वाला, उसको जो है एक दिन डिस्चार्ज होकर घर भी जाना होता है। तो वहाँ पर जो है उसको क्या करना है तो वो सब हमको हॉस्पिटल से उसको सिखा के भेजना है ताकि पेशेंट घर जा कर के वो सब चीज़ें वो सब आते अपना सकें, ठीक है। तो डेली जो है अपना वाइटल देख सकें, ठीक है। एक ब्लड प्रेशर जो है वो आजकल डिजिटल जो है वो ब्लड इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं तो उससे वो चेक कर सकता है। डेली अपना वेट मेज़रमेंट कर सकता है किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से। उसके अलावा जो है वो ड्रिंक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड ओनली व्हेन थ्रस्टी। तो उसको जो है
बहुत कम पानी पीना है, जितना उसको बताया जाता है कि एक दिन में उसको जो है 500 ml लेना है या 1000 ml लेना है, तो जो भी उसको एडवाइस किया जाता है उतना ही फ्लूइड उसको लेना है, उससे ज़्यादा फ्लूइड नहीं लेना है। ठीक है, मेज़र allocate fluid and save some for ice cube sucking eyes is the thrust क्यूनिंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो है, अब यहाँ पर आइस क्यूब के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि एक आइस क्यूब जो है वो थ्रस्ट को ख़त्म कर देती है और उससे जो है बहुत कम अमाउंट में फ्लूइड जो है वो जाता है। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल डायरेक्ट वाटर ड्रिंक करने की अपेक्षा क्या करे, आइस क्यूब को यूज़ करे जब कभी भी उसको प्यास लगे। ठीक है, ईट फ्लूइड बिफोर ड्रिंकिंग फ्लूइड टू एलिवेट ड्राई माउथ। अब यहाँ पर जो है जब भी उसको फ्लूइड लेना है तो उस समय भी उसको अच्छे से उसको जो है प्रॉपर उसको क्रश करते हुए प्रॉपर जो है च्युइंग करना है, ताकि अच्छे से स्लाइवा जो है स्लाइवा का फॉर्मेशन हो, अच्छे से उसका जो है मेटाबॉलिज्म हो सके, डाइजेशन प्रॉपर हो सके। यूज़ हार्ड कैंडी और च्युइंग गम टू द मॉइस्चर माउथ। ठीक है, तो आप हमेशा जो वो जो है अगर वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकता तो उस कंडीशन में उसको कैंडी और च्युइंगम ये सब सजेस्ट किए जा सकते हैं, ताकि इसकी वजह से स्लाइवा का सिक्रीशन बना रहे और स्लाइवा के सिक्रीशन की वजह से एक प्रॉपर मॉइस्चर जो है जीआई ट्रैक्ट के अंदर वो बना रखे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एनकरेज द ऑल द पीपल विद द फॉलोइंग रिस्क टू द ऑब्टेन स्क्रीनिंग फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज़। दूसरा ये हेल्थ अवेयरनेस है कि ऐसे सारे पेशेंट जैसे कि ओल्ड एज वाले हैं, डायबिटिक हैं, या जिनको हाइपरटेंशन है, उन सबको जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री के लिए डिजीज़ को, तो उनको रेगुलरली जो है अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं रिस्क होती है किडनी फेलियर की, तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जा सके और उसके रिगार्डिंग उसका प्रिवेंशन किया जा सके, ताकि किसी को भी जो है क्रोनिक किडनी फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की कंडीशन ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल फ्री होके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई डाउट पूछता है कोई स्टूडेंट। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट को क्लियर करूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंजरी और ट्रॉमा टू द किडनी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।